हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में ऑर्डर 22 की बात करेंगे सीपीसी में। तो बेसिकली इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, सपोज़ कीजिए एक सूट चल रहा है और एक पार्टी की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? क्या सूट ख़त्म हो जाएगा या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे? तो ये कैसे होगा? ठीक है, एप्लीकेशन पे होगा और यही सब चीज़ें जो हैं आगे हम रूल्स वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 22 बात तीन चीज़ की करता है। प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। ओके, इंसॉल्वेंट आपको पता है ना कि पैसे होना ही नहीं, इंसॉल्वेंट हो जाना। ठीक है ना, तो इजी लैंग्वेज में इसे अगर आप समझें तो डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी के केस में ऑर्डर 22 अप्लाई होता है। और इसमें जो है मेनली डेथ से डील कर रहे हैं ये रूल, लेकिन आपको तीनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रीलिम मेंस दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। रूल 1 बात करता है नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव। यानी कि क्या कहता है, देखो, प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो सूट अबेट, यानी कि अबेट माने ख़त्म हो जाना, नहीं होगा अगर राइट टू स्यू वहाँ पे है। यानी कि स्यू करने का हक अगर है वहाँ पे तो सूट अबेट नहीं होता है। रूल बता दिया। ठीक है, रूल 2 है प्रोसीजर क्या है जब कई सारे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स हैं और उनमें से एक मर जाता है, डाइज एंड राइट टू स्यू सर्वाइव्स। ठीक है, और राइट टू स्यू जो किन पे सर्वाइव होगा? जो बाकी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बच गए। ठीक है, एग्जाम्पल ये चार्ट से समझना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट में ही आपको बता दूंगी। कई सारे प्लेंटिफ थे, एक प्लेंटिफ मर गया। ठीक है, राइट टू स्यू लेकिन सर्वाइव है किन पे? जो बचे हुए प्लेंटिफ हैं। कई सारे डिफेंडेंट थे, एक मर गया, लेकिन राइट टू स्यू जो है सर्वाइव है। तो कोर्ट क्या करेगा? एक एंट्री बना देगा रिकॉर्ड में कि भाई ये पार्टी मर गई है और मतलब डेथ हो गई है और सूट जो है कंटिन्यू होगा। ठीक है, रूल 3 फिर बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और सोल प्लेंटिफ। अब 3 और 4 ध्यान देना, 3 डील करता है प्लेंटिफ से और 4 डील करता है डिफेंडेंट से। यानी कि कई सारे प्लेंटिफ हैं, उनमें से एक की डेथ हो गई है प्लेंटिफ की, या सोलो प्लेंटिफ था उसकी डेथ हो गई है। अब देखो क्या होगा। फर्स्ट सब रूल में कहता है कई सारे प्लेंटिफ थे, उनमें से एक मर गया, लेकिन जो राइट टू सू है वो औरों पे सरवाइव नहीं है। यानी कि जो ऊपर हमने बात की ना कि सरवाइव है, यानी कि जो दूसरे हैं वो राइट टू सू उनका रहता है, तो वो आगे जो है प्रोसीड कर जाएगा कोर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि राइट टू सू जो है सरवाइव नहीं करता है दूसरों पे, तो क्या होगा? और दूसरी कंडीशन लिखी है कि प्लेंटिफ मर जाता है लेकिन राइट टू सू सरवाइव करता है। ठीक है, क्यों? तो क्या होगा दोनों ही सिचुएशन में? इसमें नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है। इसमें नहीं किस पे कर रहा है? इन दोनों पे। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? प्लेंटिफ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस पे राइट टू सू जो है सरवाइव करेगा, और यहाँ पे मर गया है उसका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राइट टू सू जो है सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कोर्ट प्रोसीड करेगा। कैसे प्रोसीड करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एप्लीकेशन पे। ठीक है, सेकंड बात करता है वेयर नो एप्लीकेशन, यानी कि टाइम रहते जो है एप्लीकेशन ही नहीं बनाई। यानी कि प्लेंटिफ मर गया, अब किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने एप्लीकेशन नहीं डाला कोर्ट में, तो क्या होगा? सूट अबेट हो जाएगा। किसके लिए? जो मर गया है प्लेंटिफ उसके लिए। और डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर उसकी प्रॉपर्टी, जो मर चुका है प्लेंटिफ, उसमें से जो उसकी कॉस्ट आई है, किसकी? डिफेंडेंट ने जो डिफेंस तैयार किया था, उसको डिफेंस में जो कॉस्ट लगा वो जो है रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। रूल 4 बात करता है डिफेंडेंट्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करती हूँ।
अब एप्लीकेशन प्लेंटिफ अगर डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डालेंगे, लेकिन अगर डिफेंडेंट की डेथ होती है तो कौन एप्लीकेशन डालेगा? तो भी प्लेंटिफ ही डालेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट को थोड़ी ना शौक है कि उसके खिलाफ केस चले, सूट चले, तो वो क्यों डालेगा? प्लेंटिफ की ही दोनों में ड्यूटी होगी। तो फोर्थ में बात करता है कई सारे डिफेंडेंट थे, एक मर गया और राइट टू सू दूसरों पे सर्वाइव नहीं होता है। सेम वही बात, सोलो डिफेंडेंट था और मर जाता है, राइट टू सू दूसरों पे, सॉरी सोलो था और राइट टू सू जो है सर्वाइव होता है, तो कोर्ट वैसे ही प्रोसीड कर जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ा। सेकंड सब रूल बात करता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन सो मेड अ पार्टी मे मेक एनी डिफेंस, ठीक है, अपना डिफेंस जो है वो तैयार करेगा डिसीज डिफेंडेंट का, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी कैपेसिटी में कर सकता है। सिंपल सी बात है। थर्ड में कहता है अगर टाइम रहते कोई एप्लीकेशन नहीं वहाँ पे डाली जाती है तो सूट जो है डिजीज्ड डिफेंडेंट के खिलाफ क्या होगा? अबेट हो जाएगा। फोर्थ सब रूल के आगे परफॉर्मा डिफेंडेंट कर लेना, प्रीलिम में पूछते हैं परफॉर्मा डिफेंडेंट, कई सारे ऑर्डर रूल दे देंगे तो आपको बताना है ऑर्डर 22 के रूल 4 के सब रूल 4 में ये परफॉर्मा डिफेंडेंट है। क्या है देखो, कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट एक्चुअली एग्जेम्प्ट करती है प्लेंटिफ को कि भाई ठीक है डेथ हो गई है डिफेंडेंट की, लेकिन आप जो है कोई ज़रूरत नहीं है आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट करने की। क्यों? इसलिए कि या तो जब वो डिफेंडेंट जिंदा था उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की थी, या फाइल तो कर ली थी लेकिन फेल टू अपीयर, ठीक है, आया ही नहीं था किस पे? ईयरिंग पे, तो वहां पे क्या होगा? जजमेंट जो है पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ सब रूल है जहां पर प्लेंटिफ डेथ की इग्नोरेंस है, यानी कि उसको नहीं पता चला कि कब डिफेंडेंट मर गया, तो इग्नोरेंस है, तो वहाँ पे वो लिमिटेशन एक्ट, जो ये लिमिटेशन पीरियड होगा सूट इंस्टीट्यूट करने का, उसके रहते एप्लीकेशन नहीं बना पाया और सूट क्या हो गया? अबेट हो गया, खत्म हो गया। बी में फिर क्या करेगा वो? सेट असाइड करवाने के लिए जो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में हमने पढ़ा था, मैंने लिमिटेशन एक्ट पूरा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट लिमिटेशन एक्ट में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो क्या होगा? सेक्शन 5 के तहत लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 जो बताएगा सर्कमस्टेंसेस कि किस में वो सेट असाइड अबेटमेंट कर सकता है, सफिशिएंट रीज़न उसका देखेगा प्लेंटिफ का कि उसने किस रीज़न से, यानी कि मेनली तो इग्नोरेंस का ही रीज़न है, लेकिन किस सर्कमस्टेंसेस पे इग्नोरेंस रहा, और कोर्ट कंसीडर करेगा कि भाई सच में वो इग्नोरेंस था, इग्नोरेंस उसकी थी या नहीं थी, या ऐसे ही वो बस लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा रहा है। रूल 4 कहता है जहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, ठीक है, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहां क्या प्रोसीजर होगा? तो फर्स्ट सब रूल कहता है कि सपोज कीजिए कोई सूट है, ठीक है, उसमें कोर्ट को लगता है कि भाई पार्टी मर चुकी है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कोर्ट जो है एप्लीकेशन पे प्रोसीड कर सकती है उसकी एब्सेंस में, या अपॉइंट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या कोई भी कोर्ट का ऑफिसर या कोई और पर्सन जो भी सही समझा जाए, टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। और सेकंड सब रूल कहता है कि इस ऑर्डर को करने से पहले कोर्ट नोटिस भेजता है किसको? जिसका डिजीज्ड की प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट अगर है तो, और एंड बी असर्टेन पता लगाएगा कि पर्सन प्रपोज टू बी, जो अपॉइंट किया गया है, कहीं उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है प्रॉपर्टी में, एडवर्स इंटरेस्ट तो नहीं है, किसके अपोजिट में? डिजीज्ड के अपोजिट का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रूल 5 डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कोई
क्वेश्चन रिगार्डिंग कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करता है। प्रोवाइडेड वेयर सच क्वेश्चन अराइजेज, यानी कि एपिलेट कोर्ट के आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि क्या ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो कोर्ट अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहेगा भाई ये पता लगाओ कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। ठीक है। रूल 6 में फिर है, इसके आगे प्रीलिम मार्क कर लेना, नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग, यानी कि हियरिंग के बाद अगर डेथ हो गई है तो कोई भी अबेटमेंट नहीं होगी। टाइम पीरियड कौन सा है? देखो हियरिंग तो हो चुकी थी, यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग सब कुछ हो चुका था, हियरिंग खत्म हो चुकी थी, बस जजमेंट ही पास करना था। तो किस लिए कोर्ट अबेट करेगा? अब क्या हुआ, हियरिंग के बाद पार्टी की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी पार्टी आएगी कि एप्लीकेशन डालेगी कि वे अबेट नहीं हो, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अबेटमेंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केवल जजमेंट प्रोनाउंस होना ही ज़रूरी मतलब होने वाला था। तो जो टाइम पीरियड है वो कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के बीच में अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो कोई अबेटमेंट नहीं होगा। यहाँ तक जो है आपके डेथ से रिलेटेड थे। उसके बाद 7 में आता है मैरिज। ठीक है, ये भी रूल ध्यान रखना, मैरिज कहाँ से स्टार्ट होता है। रूल 7 में सूट अबेट नहीं होता है इस बात से कि जो पार्टी है वो एक फीमेल है और उसकी शादी हो चुकी है। मैरिज ऑफ फीमेल प्लेंटिफ भी हो सकती है, वो डिफेंडेंट भी, तो शैल नॉट कॉज द सूट अबेटेड, लेकिन सूट जो है ऐसे ही प्रोसीड करता रहेगा। अगर डिक्री है अगेंस्ट फीमेल, यानी कि वो डिफेंडेंट है, तो वो उसके अकेले के खिलाफ भी एग्जीक्यूट की जाती है। और सेकंड जो इसका सब रूल है उसमें ये बात करता है कि हस्बैंड लायबल है उसके डेथ देने के लिए। ठीक है, लायबिलिटी बनती है उसकी, तो फिर वहाँ पे कोर्ट की परमिशन से हस्बैंड के खिलाफ भी जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट की जा सकती है। ठीक है, 7 में यही बात करता है, तो मैरिज से रिलेटेड आपका 7 ही है। रूल 8 में फिर इंसॉल्वेंसी आती है। इंसॉल्वेंसी में सिंपल ये कहा गया है, इंसॉल्वेंसी है प्लेंटिफ की एज अ साइनी और रिसीवर, तो वहाँ पे अबेट नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन लिख दिया, अगर दे डिक्लाइंस टू कंटिन्यू, यानी कि वो सूट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे जो है सूट क्या होगा, अबेट हो जाएगा। सेकंड में प्रोसीजर लिखा है, वेयर असाइनी फेल्स टू कंटिन्यू सूट और गिव सिक्योरिटी, देन डिफेंडेंट फिर वही अपनी कॉस्ट जो उसकी डिफेंडिंग सूट करने के लिए आई है उसके लिए अप्लाई कर देगा, कोर्ट उसको उसी हिसाब से जजमेंट पास कर देगी कि भाई इसकी जो भी डिफेंडेंट की जो भी कॉस्ट लगी है वो दी जाए। रूल 9 में बात करता है इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिजल। प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है, अबेटमेंट हो गया, डिसमिजल हो गया, क्या उसका इफेक्ट होता है। रूल 9 वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला सब रूल कहता है कि जब भी सूट अबेट हो जाता है तो आप उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट नहीं ला सकते कोर्ट के पास। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन आप सेट असाइड करवाने के लिए तो वो कर सकते हो। और इसके रूल 9 के आगे एक और लिख लेना बात, अपील अंडर 104 सेक्शन 104 में अपील भी हो सकती है अबेटमेंट के खिलाफ। ठीक है, वो लिख लेना। सेकंड सब रूल में है प्लेंटिफ या फिर जो पर्सन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो डिजीज्ड प्लेंटिफ या साइनी रिसीवर का, तो वो अप्लाई कर सकता है सेट असाइड करने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताई वो रूल 2 में है। थर्ड में फिर है सेक्शन 5 जो है उस एप्लीकेशन के लिए जो सेट असाइड की है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा। 5 में यही बात करता है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि नथिंग इन दिस रूल एज बारिंग इन एनी लेटर सूट डिफेंस, यानी कि कुछ भी इस रूल में है वो बाद में कोई सूट होता है तो आप डिफेंस में यूज नहीं कर सकते दूसरे सूट में। ठीक है, कि अबेट हो गया था ऐसे कुछ नहीं कर सकते आप। रूल 10 में फिर बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन सूट,
यानी कि कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें आपका राइट असाइन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है या डिवोल्व हो रहा है, ऐसा इंटरेस्ट जो भी है ड्यूरिंग सूट चल रहा है और ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो आपको कोर्ट की लीव लेनी ज़रूरी होगी। ठीक है, क्या प्रोसीजर है दोबारा देखें। इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर, यानी कि फाइनल ऑर्डर नहीं आया है लेकिन जो बीच में ही केस के कोई नया राइट जो है असाइन, क्रिएट या डिवोल्व हो रहा है, तो वो लीव ऑफ कोर्ट से कंटिन्यू होगा। यानी कि आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई ये नया राइट जो है सूट की चल रहा था और ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, और सूट में बी कंटिन्यूड बाय द लीव ऑफ कोर्ट, ये मैंने आपको बताया। सेकंड सब रूल में कहता है कि अटैचमेंट ऑफ डिक्री पेंडिंग एन अपील, अपील पेंडिंग है और अटैचमेंट करनी है डिक्री में, तो वो भी आप इंटरेस्ट में जो भी एंटाइटल्ड है उसके खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट पेंडिंग अपील डीम्ड इंटरेस्ट एंटाइटल पर्सन टू, जो भी उसको बेनिफिट है वो दिया जाएगा। ओके, जो भी इंटरेस्ट था ना ये ऊपर ये तीनों चीज़ें, मतलब असाइनमेंट, क्रिएशन, डिवोल्व, तो वो क्वेश्चन भी कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट, और उसमें अटैचमेंट वगैरह भी हो सकती है। नॉट सो इम्पोर्टेंट। 10A बात करता है ड्यूटी ऑफ प्लीडर टू कम्युनिकेट टू कोर्ट डेथ ऑफ पार्टी, यानी कि प्लीडर जो प्लीड कर रहा है वो उसकी भी ड्यूटी बनती है, अगर उसके नॉलेज में है कि भाई वो कम्युनिकेट करे कोर्ट को कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, और फिर कोर्ट क्या करेगी, जिस पार्टी की डेथ हुई है तो अपोजिट पार्टी को क्या करेगी, नोटिस भेज देगी। रूल 11 कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील्स, यानी कि इन अपील प्लेंटिफ इंक्लूड अपीलेंट और डिफेंडेंट रेस्पोंडेंट सूट अपील, यानी कि अपील में जो है ये रिप्लेस कर दिए वर्ड्स और कुछ नहीं है। रूल 12 में है, रूल 3, 4, 8 जो पढ़ के आए हैं वो एग्जीक्यूशन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये 12 रूल हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो मैंने इनमें से रूल थे वो आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।